ये सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। प्लीज एक सेकंड बैठिए, कोई अपमान नहीं है। निर्णयों का एक सत्र है। इस आयोजन की हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ ही संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हुई। मेरे पीछे ये तस्वीरें विशेष संसद का सत्र जहां पर चल रहा है। आज पुरानी संसद में कामकाज हुआ, यानी जो मौजूदा संसद है, और कल से शुरुआत हो जाएगी संसद भवन के नई इमारत में सांसद पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 75 साल का जिक्र किया, भाषण को ऐतिहासिक बनाया, इशारे कई दिए, और उसके बाद से ये कयास लगने लगे हैं कि क्या कुछ बड़े फैसले जब संसद भवन के नए परिसर में सांसद प्रवेश कर जाएंगे तो वहां से बड़े फैसले लिए जाएंगे। अगले 5 दिनों के अंदर सरकार कुछ ऐसे बिल लेकर क्या सदन के अंदर आएगी जो वाकई में ऐतिहासिक होगा, गेम चेंजर होगा। बड़ी खबर आपको बताएं, 6:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले इस बात को लेकर चर्चाएं काफी हैं कि आखिरकार इस कैबिनेट की मीट में चर्चा क्या होगी, किस नए बिल पर चर्चा होगी। बड़ी खबर यह है कि लोकसभा और विधानसभा में ओबीसी आरक्षण बिल लेकर सरकार आ सकती है। ये आरक्षण होगा आपके माननीयों के लिए, यानी कितने सांसद और विधायक चुनकर पहुंचे संसद और विधानसभा में, इसको लेकर सरकार एक बिल लेकर आ सकती है। इसमें आरक्षण लाने के लिए 25% सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व की जा सकती हैं। अभी लोकसभा में सिर्फ एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाता है। एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 8% आरक्षण है। ओबीसी कोटे पर मुहर से आने वाले चुनावों पर जाहिर सी बात है बड़ा असर पड़ सकता है। आगे हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से 2004 के बाद अलग अलग चुनावों में किस तरीके से बीजेपी के हिस्से का जो ओबीसी वोट बैंक था वो बढ़ता चला गया। तो क्या हाल फिलहाल में जिस तरीके से तमाम बातें हुई है, सनातन पर अटैक की बात, जाति संघर्ष की बात, क्या इन सब के बीच मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, ये गेम चेंजर होने वाला है, इसकी चर्चा हम लगातार करेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बड़े फैसले को लेकर कि क्या मोदी सरकार लोकसभा में आरक्षण बिल लेकर आने वाली है, इसकी चर्चा। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शिवम त्यागी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मलूक नागर जी हैं, जो कि बीएसपी के सांसद हैं। अवधेश जी, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात जी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं और पहला सवाल यही है, ये मास्टर स्ट्रोक होगा, इसी की तैयारी चल रही थी, ये सरप्राइज है या इसके अलावा कुछ और भी है? देखिए, मैं अभी तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं आधिकारिक तौर पर कि जो आपने कहा, इसको लेकर कोई भी पुष्टि मेरे पास तो नहीं है कम से कम। और दूसरी बात ये भी है कि जो पुष्टि आप कर रहे हैं या फिर जो स्पेकुलेशंस आपकी हैं, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है देश इसका स्वागत ही करेगा। किसी को कोई विशेष परेशानी होनी नहीं चाहिए। ओबीसी को लेकर इस देश के प्रधानमंत्री जी की जो नीति और नीयत रही है हमेशा से बड़ी साफ रही है, और वो लगातार अलग अलग विषयों पर बोलते रहे हैं, चाहे वो उनकी कैबिनेट का विषय रहा हो, चाहे किसी और चीजों का विषय रहा हो, चाहे आरक्षण का भी पिछले दिनों गुजरात में भी हुआ है, तालुका स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर। तो मैं मानता हूं कि एक बेहतर कदम होगा, लेकिन इसके बारे में मैं अभी कुछ भी आधिकारिक तौर पर कह पाऊं ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। या बताया नहीं गया, अभी बोलने से मना किया गया। मैं ऐसा मानता हूं कि भाई मास्टर स्ट्रोक भी आपने बताया है और शो भी आपका है और सारी चीजें आप ही की तो है, तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं सूत्र तो हमेशा पत्रकारों के ही ज्यादा बेहतर हो सकता है। नहीं तो पार्टी आपको भेजिए, आप पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता है, बोल दीजिए कि हाँ ये बिल आ रहा है। मुझे अगर तो चर्चा हुई होगी पार्टी में आधिकारिक तौर पर, जब तक मेरे पास पुष्टि नहीं होगी तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप बताना नहीं चाहते अभी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि सदन है, 5 दिन हम और आप यहीं पर हैं, तो आने दीजिए, जो भी सारी चीजें आएंगी यहीं पर चर्चा परिचर्चा और हर बात पर कंसेंसस बनने के बाद ही चीजें होंगी हमारे बीच में, और मुझे लगता है कि वो बेहतर संवाद करने का एक तरीका भी होगा। ठीक है मलूक जी, आपकी पार्टी तो पिछड़ों की बातचीत करती है, उस लड़ाई में अपने आप को सबसे आगे बताती है। आपकी प्रतिक्रिया, सरकार ये बिल लेकर आती है तो पार्टी का स्टैंड क्या होगा? इसमें हमको जाना पड़ेगा 2004 में, जब भी 2004 से और 2014 के बीच में
जब कांग्रेस और कांग्रेस के अलायंस की सरकार थी, हम भी साथ थे, ये बिल जब आया था, तो जब बिल पास क्यों नहीं हुआ? अगर सरकार बीच में गिरती और बिल भी गिर जाता तो कोई दिक्कत नहीं। सरकार पूरे 10 साल चली और बिल अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो एक तो ये सोच का विषय है। जब भी एक ही बात थी और आज भी एक ही बात आएगी। हमारी पार्टी की जहां तक बात है वो पक्षधर है कि महिला के लिए आरक्षण होना चाहिए। नहीं मलूक जी, ये अलग तरीके का आरक्षण की बातचीत हो रही है। मैं आ रहा हूं, सांसद और विधायक चुनकर पहुंचेंगे। अभी तक लोकसभा में सिर्फ SC ST को आरक्षण है। आपने पूरा बीच में ही बात रोक दी और बात वही ठीक, कहने ठीक, जा रहा हूँ। ठीक। देखिए, हमारी पार्टी फिर वहीं से कह रहा हूँ, आरक्षण महिलाओं के लिए होना चाहिए सदनों में, इसकी पक्षधर रही है। लेकिन उसके अंदर जो पिछड़ों के लिए आरक्षण है, जिसकी वजह से कांग्रेस के कार्यकाल में वो पेंडिंग पड़ा था, तो हमारी अभी भी वहीं खड़े हम आरक्षण के पक्षधर हैं, पर उसमें पिछड़ों की महिलाओं के लिए भी आरक्षण अलग से होना चाहिए। जिस तरह दूसरे आरक्षण है आज पिछड़ों के लिए 27% और 12% SC के लिए और 7-8% ST के लिए, तो उसी तरह आरक्षण इसमें भी महिलाओं के लिए नहीं वो तो महिला आरक्षण पर समर्थन ठीक है। मैं कह रहा हूँ सांसदीय विधायकी में OBC को आरक्षण, तो आपकी पार्टी समर्थन करेगी कि नहीं? मैं आपने समझ नहीं पा रहे, मैं वही बात कह रहा हूँ कि MP और MLO के लिए जो महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, उसके अंदर महिलाओं को पिछड़ों के लिए आरक्षण होना चाहिए। हम आरक्षण नहीं, अब महिला आरक्षण में आरक्षण की बात कर रहे हैं। हाँ, ये मैं सांसदीय विधायकी के लिए अलग से आरक्षण की बात कर रहा हूँ, जो चर्चाएं हो रही हैं। मैं आपने फिर चौथी बार एक ही बात करें, फिर प्लीज समझो कि महिलाओं के लिए देश की विधानसभाओं में और देश के विधान परिषदों में और देश के लोकसभा में और देश के राज्यसभा में पिछड़ों के लिए आरक्षण होना चाहिए। और उसमें जो महिलाओं के लिए आरक्षण हो, उसमें पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। प्रभात जी, अभी तक तो महिला आरक्षण की बातचीत चल रही थी, आपकी पार्टी लगातार ट्वीट कर रही है, कई सारे रिएक्शन आ गए। अब चर्चा यह है कि थोड़ी देर बाद चर्चा ये हो सकती है कि OBC आरक्षण बिल सांसदीय और विधायकी में आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि देर आए दुरुस्त आए। हम तो शुरू से मांग कर रहे थे कि महिला आरक्षण हो। रह गई OBC आरक्षण की बात। एक बड़ी बात रखना चाहूंगा आपके बड़े मन से। OBC आरक्षण की बात ये तब हास्यास्पद लगती है इनकी, जब जातिगत जनगणना का ये विरोध करते हैं, जब जातिगत जनगणना नहीं होने देना चाहते। और रह गई महिला आरक्षण की बात, मैं बड़े ही मन से यह सवाल रखता हूं अपने भाई त्यागी जी के पास कि भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन है RSS, 1925 से लेके 2023 तक अभी हम हैं, एक भी महिला को क्या उसने अपना अध्यक्ष बनाया? ये महिला विरोधी मानसिकता इनकी 1925 से कायम है। और त्यागी जी ने बड़ी बात बोली है, इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता होगा, सच बात है, मैं इनके साथ हूं। चूंकि यहां हम दो और हमारे दो की सरकार है, 4 ही लोग जानते हैं इस सरकार ने क्या फैसले करने हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, अडानी जी और अंबानी जी। बाकी किसी को पता ही नहीं होता, वो भारतीय जनता पार्टी के हो या विपक्ष के लोग हों। हमारा विरोध इनके साथ यही है कि ये कहते कुछ है, करते कुछ है। नहीं प्रभात जी, ये तो आप लोगों के समय भी आरोप लगते थे कि सरकार 10 जनपद से चलती है, तो क्यों डिबेट को उस दिशा में लेकर जा रहे हैं? फिर शिवम कुछ और कहेंगे। मेरा सवाल है कि सांसदीय विधायकी में आरक्षण का बिल आ गया, तो आपकी पार्टी समर्थन करेगी कि नहीं करेगी? एक लाइन में बता दीजिए क्या करेगी या नहीं करेगी। क्या OBC आरक्षण, महिला आरक्षण, पहले जातिगत जनगणना करवाए ना ये पूरे देश के अंदर। आप लोगों ने क्यों नहीं करवा लिया? इतना जरूरी था जातिगत जनगणना, अगर इतना जरूरी था जातिगत जनगणना, तो आप लोगों ने करवा कर उसके आंकड़े क्यों नहीं ला दिए देश के सामने? हमने किया था, उसमें कुछ त्रुटियां थी, हम अगर फिर होते क्यों नहीं ठीक करा लिए? 70 साल लग गया, 75 साल लग गया क्या? ना, जब आप 75 साल की बात करते हो तो बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है। हमने और भी बहुत सारे काम तो देश के स्वतंत्र होते पहला काम करना चाहिए था कि बहुत छुआछूत हो गया है, बहुत भेदभाव हो गया है, पहले अपने पिछड़े भाइयों को आगे करना है, करा लो पहले जातिगत जनगणना। G20 से पूरी दुनिया ने देखा हिंदुस्तान का जो ताकत है, हिंदुस्तान का जो नजरिया है, ये हमारी देन थी, नेहरू जी का विजन था। अच्छा, हम कंटिन्यू कर रहे थे। अरे अब तो ठीक है, जातिगत जनगणना वाले पर जवाब देंगे। OBC आरक्षण बिल सांसदीय विधायकी के लिए समर्थन है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं, आप पहले इनसे जवाब तो लीजिए। वो ले लूंगा ना, पहले अपना बताइए ना।
समर्थन है कि नहीं है? सब सारा मामला यही फंसा है ना। अरे फंसा क्यों है? सारा मामला यही फंसा है। अरे नहीं, फंसा क्यों है? वोट की राजनीति करेंगे तो हम इनका अरे तो जातिगत जनगणना क्या है? वोट की राजनीति नहीं है क्या? क्यों नहीं है वोट की राजनीति? जनगणना नहीं होगी, क्यों नहीं है वोट की राजनीति? संख्या क्या है? क्यों नहीं है? तो डिमांड क्यों नहीं करा लिया अभी तक? क्यों नहीं अभी तक करा लिया? जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। अरे तो अभी तक क्यों नहीं करा लिया जातिगत जनगणना? आप क्यों भाग रहे हैं? क्यों है? भाग क्यों रहे हैं ना? गुस्सा में क्यों? अरे भैया शिवम जवाब दे दीजिए, फिर मैं अवधेश जी आपके पास आ रहा हूँ। ये जातिगत जनगणना के बहाने बता नहीं पा रहे हैं कि समर्थन देंगे कि नहीं ओबीसी आरक्षण बिल को। मामला उल्टा पड़ रहा है। आज पीयूष जी ने बड़ी शालीनता से खड़गे जी को जवाब दिया, तो मैं भी शालीनता से ही देता हूँ। ये वनजी और संजी वाली जो पार्टी वाले लोग हैं, आज तक परिवार से बाहर निकल नहीं पाए और G20 के लिए भी जवाहरलाल नेहरू जी को ही दे दिया क्रेडिट, कहते सब उन्हीं का काम था। मैं तो कहना चाहता हूं कि यहाँ हमारे साथ में पैनल में जो हमारे विरोधी भी हैं वो भी, और ये कैमरामैन सारे भाई जितने भी है ना, मिलजुल कर सुबह उठते ही सबसे पहले नेहरू जी को एक बार धन्यवाद बोल दिया करो, क्योंकि आप जिंदा हैं उन्हीं की वजह से। कह रहे G20 में भी उन्हीं का साथ। प्लीज बीच में मत बोलिए ना। दूसरा, जहां तक जातीय जनगणना की बात है, क्या कमी, क्या त्रुटियां थी? त्रुटियां कहकर निकल गए, त्रुटियां नहीं थी। डेटा कलेक्ट हो गया था, सारी चीजें हो गई थी, लेकिन बाहर नहीं किया। इनको सारे मुद्दे, चाहे वो महिला का हो, चाहे महिला आरक्षण का हो, चाहे और ओबीसी आरक्षण का विषय हो, जितने भी मुद्दे हैं वो सरकार से जाने के बाद ही याद आए, वरना जब सरकार में होते थे, आते थे, भाषण करते थे, चले जाते थे। ये सारे विषय आपके सामने हैं, अब के नहीं है। और राम मंदिर से प्रभात जी के सामने एक मैं आंकड़ा रखूंगा, शायद एहसास होगा। मैं एक मिनट अवधेश जी थे। अवधेश जी ये कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण बिल वोट बैंक की राजनीति है, तो जातिगत जनगणना क्या है? देखिए, पहले आपके प्रश्न के पहले प्रभात जी, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ डिबेट होता है बगैर आरएसएस के कोई बात होती ही नहीं है। आरएसएस के बारे में ये बिल्कुल गलत धारणा है कि महिला, पहले तो महिला का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अलग संगठन है जो राष्ट्र सेविका समिति, और उसके 50 संगठन है। विद्यार्थी परिषद के 5 से ज्यादा अध्यक्ष हो चुके हैं महिला, भारतीय मजदूर संघ की महिला अध्यक्ष हो चुकी है, ग्राहक पंचायत समिति की महिला अध्यक्ष हो चुकी है। सुनिए, अभी जो तस्वीर आई है पुणे से, आप देखेंगे समन्वय समिति की बैठक थी, उसमें मैं समझता हूँ 40% तो महिलाएं शामिल थी। तो इस देश में बिना समझे, बिना पढ़े लिखे एक संगठन को जो उत्तर देने भी नहीं आता है, उसको आप हर चीज में आरोपित करते हैं इस आरक्षण में। अब मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं। दूसरा, जब लोगों ने इस देश में जाति, पहले नेहरू जी का नाम लिए, नेहरू जी के कैबिनेट ने आजादी के बाद प्रस्ताव पारित किया कि अब आजाद भारत में जातीय जनगणना नहीं होगी, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की जनगणना होगी, क्योंकि अंग्रेज देश को तोड़ने, समाज तोड़ने के लिए करते थे। और वो कैबिनेट की बजाबता सर्वसम्मति से पारित थी, संसद ने इसको स्वीकार किया था और तब बंद कर दिया गया। अब तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो जनगणना हुई थी उस समय सबने विरोध किया था। गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, विरोध किया था कि हम इस जनगणना को नहीं कराएंगे। लास्ट में प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उसने कहा ठीक है, हम इसको जातिगत जनगणना नहीं कहेंगे, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के नाम से कराएंगे। और वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत हुआ है। वो जनगणना कमिश्नर के माध्यम से नहीं हुआ और रिपोर्ट जारी नहीं की। जब इनकी सरकार आई तो इन लोगों ने घोषणा किया कि हम रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, कैबिनेट का डिसीजन हो गया। तो जो लोग आज जनगणना की मांग कर रहे हैं वो सारी पार्टियां विरोध में खड़ी होगी। नहीं, एक चीज और है, ये जो बौखलाहट अवधेश जी दिख रही है, जातिगत जनगणना का जो कार्ड खेला जा रहा था, क्या उसकी ये कार्ड होगा ओबीसी आरक्षण बिल? यही तो बात है। जब इस सरकार ने घोषणा की कि हम जारी कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह की पार्टी, बसपा, इस सब ने विरोध किया कि जारी नहीं होनी चाहिए। वो तो बाद में अरविंद पनगड़िया की कमेटी बनी, बोला कि जारी कर ही नहीं सकते हैं, 45 लाख गोत्र और जाति है, किसको कहां डालेंगे? भारत में जाति सिस्टम इतना है कि इस गणना को कभी जारी नहीं किया जा सकता है। तभी तो सरकार पीछे हटी। अब दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए पिछड़ी जाति का कहां से मोदी सरकार ने क्या किया है? ये पिछड़ी जाति का आयोग तो इन्होंने बना दिया। आयोग को कोई अधिकार ही नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार पिछड़ी जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, राज्यों को अधिकार दिया कि आप इसमें पिछड़ी जातियों को शामिल कर सकते हैं। राज्यों ने क्या बेईमानी की? आपको याद है, एक डिबेट हम आप कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में 73 जातियां शामिल हो गई, 73 मुसलमान पिछड़ी जाति शामिल हो गई, बिहार में 34 मुसलमान शामिल हो गए, राजस्थान में। तो इस समय की हालत यह है कि पिछड़ी जाति का आरक्षण ज्यादातर बिहार, राजस्थान और बंगाल में 70% केवल पिछड़ी मुसलमानों को जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी सरकार ये लाएगी नहीं लाएगी मुझे नहीं मालूम है। अरे आ गया तो नहीं, मैं वही बता रहा हूं। मेरा अपना मानना यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार मंडल कमीशन की तरह काम नहीं करने वाली है। वो लाएगी तो इसके बैलेंस में, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने
आर्थिक रूप से पिछड़े हुए को भी 10% आरक्षण दिया। हमेशा ध्यान रखिए, बैलेंस करने के लिए संसद और विधायिका में जो ये सब नरेंद्र मोदी आए ही इसलिए कि मंडलवाद की जो राजनीति थी पिछड़ों की वो ध्वस्त हुआ है। इस समय सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति का ठीक है, सांसद कहीं है। ठीक है। अगर ये आता है, सुनिए, अगर ये आता है नहीं, और तो भी लोग- अंतिम स्ट्राइक होगा जो मंडल की राजनीति के बाद जो पार्टियां सो कॉल्ड सामाजिक न्याय पर खड़ी हुई है, इनके उसमें जिसको बोलते क्या कील, अंतिम कील होगा। उसके बाद इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं रहेगा। ठीक है प्रभात जी, आप कुछ कह रहे हैं, मैं एक चीज ऐड कर देता हूं। एक जरा ग्राफिक्स दिखाइएगा कि 2004 से 2019 तक ओबीसी वोट बैंक का जो समीकरण है वो किस तरीके से चेंज होता गया। 2004 में बीजेपी को 23% वोट मिले थे ओबीसी के। 2019 के चुनाव में 44% हो गया। प्रभात जी आंकड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। 2004 में आपकी पार्टी कांग्रेस को 24% ओबीसी वोट मिला था, 2019 में सिर्फ 15 हो गया। तो ये तो मामला इधर शिफ्ट हो रहा है और ये बिल आ गया तो बच्चा खुचा भी इधर आ जाएगा। आप आंकड़े लाते रहो, दिखाते रहो, मुझे कोई फर्क तो नहीं अपने पड़ता। मन से थोड़ी नहीं ला रहे मैं हैं। बता रहा हूँ, मैं जवाब उनको दूंगा। हाँ। उन्होंने 2 बातें कही है मेरे बड़े भाई ने। मेरे सवाल का नहीं अरे, देंगे जवाब? बिल्कुल देंगे। हाँ। प्रभु बिल्कुल देंगे। जरा पहले उन्होंने क्या, उनको दे लेने दीजिए। भाई ने कहा कि जातियों की बात नहीं करते, मंडल आयोग को ध्वस्त करने का काम करेंगे प्रधानमंत्री जी। पता है जब प्रधानमंत्री जी मन से बोलते हैं ना कि मैं अति पिछड़ी जाति से आता हूं, तो वहां मंडल आयोग को ही बल मिलता है और मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर कोई दबे कुचले और पिछड़ों की बात करे, जो वंचितों की बात करे, उसको आप ध्वस्त करने की बात करते हो, अंतिम किल की बात करते हो। यही तो मानसिकता है आपकी जिसके विरोध में हम खड़े हैं। इंडिया जो खड़ा है ना आपके विरोध में, इसी कारण से खड़ा है। और दूसरी बात आपने कही आरएसएस के, बहुत सारी चीजों को आपने गिनवा दिया। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अरे प्रभात जी, पर कोई महिला क्यों आऊंगा नहीं? सर बीच में। आपकी महिला विरोधी मानसिकता कौन को कितना, जाहिर करना बीजेपी जरूरी का था। अध्यक्ष कौन कितना, अगर इसी पर आ जाऊंगे तो पता है आप नहीं जवाब दे पाएंगे। तो मत जाइए ना सर, डिबेट डिरेल मत करिए। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। अब आपके सवाल का जवाब नहीं, उन्होंने रखा इसलिए मुझे जवाब देना पड़ रहा है। आप तो पहले कहा ना, अब क्यों डिरेल कर रहे हैं? आरएसएस अब आपके महिलाओं का संगठन ही अलग है, तो उसके बारे में पहले कह सवाल रहा करना है हूं, तो ओबीसी विचित्र है। आरक्षण, इससे पहले एक बात इन्होंने कही 10% ईडब्ल्यूएस की बात करी। आप बताएंगे उसमें कौन कौन से लोग हैं? करेंगे जाहिर इस बात को। क्यों आपने ना 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 आपने तो लॉलीपॉप किया है ना मिश्रा जी, देश जान रहा है आपके उस लॉलीपॉप को। ओबीसी ईडब्ल्यूएस नहीं है, जो भी आरक्षण आप लेकर के आए, अच्छा, एक मिनट अवधेश जी, महंगाई भाग रहे हैं। प्रभात जी, मुझे मलूक जी ये के उस पास पर जाना उत्तर है। नहीं। लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। क्यों नहीं दिया आप मैंने? 2-3 मिनट तक बोलते रह गए। क्या? ये जो पूरा ओबीसी वोट बैंक आप लोग कह रहे थे तो घटता जा रहा है। मैंने कभी ओबीसी को वोट बैंक नहीं कहा है। ना अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो आप। ये वो कहते हैं वो कहते हैं ओबीसी वोट बैंक। मैंने कभी वोट बैंक नहीं बोला। मैं अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो आप प्लीज। मलूक जी, गलत जगह पे मैं क्षेत्रीय दलों का भी आंकड़ा रखता हूं। 2004 में क्षेत्रीय दलों को 43% ओबीसी वोट मिला, 2019 में सिर्फ 27%। ये तो सब खाता इधर शिफ्ट हो रहा है। शिवम त्यागी की ओर। देखिए, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं हम विपक्ष के लोगों की, और जो खासकर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कहीं ना कोई खामी जरूर है अगर उधर वोट पिछड़ा शिफ्ट हो रहा है। और सीधा 2004 से 2014 के बीच में यही आरक्षण, महिला आरक्षण बिल आया था। और इसमें जो हमारे साथी अभी कह रहे थे, तो हम जो पार्टी हैं, हमारे साथ दूसरी पार्टियों ने भी उस आरक्षण में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की बात कही थी। और एक बात मैं जर्नली महसूस करता हूं, जो राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार कई लोग आते हैं डिबेट में, और जब जातियों की बात आती है, पिछड़ों की और दलितों की, तो वो एकदम साइड होते हैं और बचते हैं। और एक बड़े रेपुटेड चैनल पे ऐसा हुआ, और मैंने वहां भी आज फिर कह रहा हूं कि इस देश के संसद में जब माननीय प्रधानमंत्री आगे बोलते हैं, आज भी बोले हैं कि मैंने पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए ऐसे ऐसे किया, तो नहीं कर रही है तो सरकार। बढ़िया लगता है और ये अच्छी बात है। और इस अच्छी बात की वजह से कहीं ना कहीं ये तो पीछे इनकी वोट ले ली गई और उनका हक नहीं मिला। अगर कहो दूसरे शब्दों में तो शोषण होता रहा। और साहब, मैं डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में हूं, और हमारे पूरे देश के तमाम जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, तमाम संवैधानिक पद हैं, सारे आंकड़े आते हैं। और पीछे 60-65 सालों में ज्यादातर पद खाली पड़े रहते थे। इस सरकार में बहुत ज्यादा भरे हैं, पर अब भी 40%, 45%, 50% सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो आज जो चर्चा अंदर हो रही है,
अभी मैं जाके अंदर बोलूंगा, इन्हीं चीजों पे जाकर के रखूंगा कि पिछले जो ये अभी प्रधानमंत्री बोल के गए पिछड़ों और दलितों की, बहुत अच्छी बात है, और 65-64 सालों में जो पीछे सरकार रही है क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, कितने पद दिए, कितना दलितों के लिए, कितना पिछड़ों के लिए किया, और 9 साल में इसमें और 1 साल में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, इनमें कितने पद खाली थे, कितने भरे गए, और इसका हम अब भी कह रहे हैं। आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, ओबीसी के हक वाली करते कुछ नहीं है, ये दोनों लोगों का आरोप है। नहीं, नागर जी ने ऐसा नहीं, अपने सब मेरे अपने इन्होंने अपने कहा शब्द किया में- है। मैंने नहीं कहा। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सड़क किया है। एंकर साहब 17वीं लोकसभा के सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन मेरे नाम है, और मैं बड़े शालीनता से सुनता हूं जब सब बोलते हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने तारीफ करी है पिछड़ों की और दलितों की, अगर बात सदन में होती है और कुछ लोगों को गवारा नहीं। गुंजाइश आपने तलाश नहीं कही। नहीं, मैंने ये कहा पीछे बहुत ज्यादा कमियां थी, उससे इंप्रूव हुई है और अभी भी इंप्रूव की जरूरत है। शुभम, देखिए, मल्लुक जी ने बिल्कुल सही कहा, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीजें हुई हैं तो उनको बेहतर करके सरकार ने आगे लेकर आए हैं। वरना एक जमाने में जब कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, बाबू जगजीवन राम जी के बाद अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से उस समाज को खास तौर पे उन्होंने हाशिए पर पहुंचा दिया, इस बात को तो कहने में किसी को शर्म होनी नहीं चाहिए। जहां तक बात सुधार की है तो जाहिर है कहीं पर भी सुधार की आवश्यकता हमेशा रहती ही है और रहनी भी चाहिए। लेकिन ये तो सच है कि जो हालात, जिन जिन बिल्स की आज ये बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, उन सभी बिल्स पर इनका स्टैंड कैसा रहा है। महिला आरक्षण का विषय भी राम मंदिर से पुराना विषय है, लेकिन लगातार इस पर दो तरफा राजनीति इनकी ऐसे ही चलती रही, कभी उस पर क्लैरिटी नहीं आई, और हमेशा से जितने भी चीजें हुई उन सब में कुल मिलाकर इनका यही स्टैंड रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उस पर काम करती आई है, आगे भी करती रहेगी, और उसी का कारण भी है जो डेटा स्टैटिस्टिक्स आपने बताई है, उसको लेकर अगर हमारी तरफ लोगों का झुकाव है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिर्फ वादे हो रहे हैं, काम हो रहा है। अगर काम नहीं होता तो जाहिर है क्यों वोट होंगे। और मेरा सिर्फ एक ही चीज का मानना है कि कुछ परिवार जो हैं, जो अपने आप को खासतौर पर पिछड़ा बताते हैं, उनसे बाहर भी थोड़ा निकले। पिछड़े का मतलब एक पूरा समूह है, कोई कुछ परिवार और कुछ उनके बच्चे सिर्फ नहीं है। मैं मानता हूं सबको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। जो बिल आपने जो कहा, मैं फिर से वही कहता हूं, अगर आएगा सदन में तो जरूर चर्चा होगी। अवधेश जी, यूपी बिहार 55% ओबीसी, राजस्थान में 52%, मध्य प्रदेश में करीब 50%। मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, यूपी बिहार में लोकसभा की ज्यादातर सीटें, ये 4 राज्य खासतौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। नहीं, देखिए, हम पत्रकार हैं इसलिए हम उसके हिसाब से मानते ही हैं। हर जगह पिछड़ी जाति दलितों की संख्या तो ज्यादा है ही है देश में, इसको अस्वीकार करने में। लेकिन मैं मानता हूं कि एक सरकार जो एक भवन बना रही है तो 100 साल के आगे का ध्यान रख रही है। कि हमारे देश में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो तो 100 साल तक का ध्यान रखो कि दुनिया के सारे बड़े कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन तक का हमारे देश में हो। अगर संसद बना रही है तो आगे से आगे 100-150 साल का ध्यान रखती है। वो कोई भी काम, मैं ये स्वीकार नहीं करता हूं, केवल तात्कालिक दृष्टि से करेगी। वो देश के एक निर्माण के, कि देश में जो असंतोष का भाव है, क्योंकि पिछड़ी जातियों में भी हुआ क्या है कि अगर मुलायम सिंह जी की पार्टी है तो उनके लिए तो सबसे ज्यादा एक जाति पिछड़ी है, लालू जी की पार्टी है तो एक है, एक परिवार को बढ़ाना है। तो उसको अगर ध्वस्त करना है कि एक परिवार, उससे संबंधित जाति, तो एक पैरेलल आपको चीजें लानी पड़ेगी समाज के अंदर ताकि वो चीजें खत्म हो परिवारवाद का। तो अगर ये आरक्षण आएगा तो उसका उद्देश्य ये होगा कि पिछड़ों के नाम पर, जो कुछ परिवारों की, दलितों के नाम पर जो राजनीति हुई है, उसको कैसे ध्वस्त किया जाए, और दूसरे अलग अलग जातियों के समूह के लोग जीत करके यहां आए जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसीलिए आप जानते हैं कि रोहिणी कमीशन एक बनी थी जिसने जो मिडिल लेवल बैकवर्ड क्या हो सकता है, एमबीसी की जांच करो कि कहां कहां आरक्षण जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है, कौन बाकी है। तो ये सब एक, जैसे नागर जी बता रहे थे, उनकी बात को ध्यान से समझिए कि एक मूल्यांकन हुआ, किस क्षेत्र में पद नहीं है, कौन जातियां ज्यादा आ रही है, कौन कम हो रहा है, बहुत डिटेल्ड स्टडी हुआ है। तो इसको तोड़ने के लिए कि एक बैलेंस हो, उसमें अगर आएगा तो इसके लिए आरक्षण आएगा। केवल हमको वोट मिल जाए, हम चुनाव जीत जाए, इसकी दृष्टि से नहीं होगा। भारत में मंडलवाद की राजनीति को, भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति को सही पटरी पर लाने के लिए, संतुलित करने के लिए अगर ऐसा आरक्षण होगा तो होगा। प्रभात जी, जो आप काम कर रहे हैं यही काम जो है पार्टी सदन के अंदर भी करेगी क्या? अगर ये बिल आ जाएगा कि भाई जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा लेते, मतलब क्लियर स्ट्रेटजी के साथ नहीं आएंगे? मैं सर्वप्रथम, मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ बोलूंगा। कुछ राजनीतिक बाध्यताएं होती है और मुझे पता है, तो मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा। बट जो आपने सवाल किया कि आप करेंगे क्या सरकार से सवाल नहीं पूछा जाए?
नहीं पूछे किसने नहीं, मना विपक्ष किया? का काम क्या है? अरे तो एक बिल आएगा तो ये पूछा जाएगा ना कि आप पूछेंगे समर्थन ना, में कि विरोध में हम है? पूछेंगे ना कि इस बिल के अंदर क्या है, हम देखेंगे उस बिल को, पहले ड्राफ्ट तो आने दीजिए। और ये जो आपने प्रश्न किया, इस प्रश्न का जवाब मैंने शुरुआत में ही दे दिया था कि इस बिल का कोई आधार नहीं है जब तक जातिगत आरक्षण की बात नहीं होगी। कोई आधार ही नहीं है इस बिल का। आप कैसे दे देंगे? अभी आपने कह दिया अपने मन से 55% यहाँ है, 54% वहाँ है, 52% अरे मैंने अपने मन से थोड़ी मैं नहीं वही कहा। कह रहा हूँ। अरे कोई आंकड़ा हम अपने मन से नहीं कहते हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। समाज ही अपने मन से नहीं करते हैं। एक ऑथेंटिक तो आना चाहिए ना आंकड़ा। एक सरकार जारी करे ना आंकड़ा, तब समझ में आएगी कहाँ कौन है। और ये डरते हैं, सच्चाई यही है, ये डरते हैं। इनको डर है इस बात का कि अगर ये आंकड़ा सामने आ जाएगा। देखिए किस इनकी राज्य में जो- कितने ओबीसी इनकी हैं, जो- राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के इनकी जो आंकड़े थे, मनुवाद वाली जो मैंने मानसिकता बताया, है, तो ये उस अपने पर मन से गहरा कोई आंकड़ा धक्का नहीं कह लगेगा। देते हैं किस राज्य में इतने हैं, उस राज्य में इतने हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं कह रहा हूँ चलिए ठीक है, इनको डर लगता है इन बातों से। और अंतिम बात, परिवारवाद की बात। चलिए ठीक है, JDS के साथ- बहुत बहुत शुक्रिया, JDS के साथ- बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी समय बाद सस्पेंस समाप्त हो सकता है और देश की नजरें हैं कि आखिरकार जब नई संसद में कामकाज शुरू होगा तो क्या नए काम होंगे, कि कौन से नए ऐतिहासिक फैसले, कौन से नए ऐतिहासिक बिल। लेकिन हाँ, इस बिल को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है। वक्त